तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, आगे दोस्तों के साथ भेज दो जिससे कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठा पाएं। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं पढ़ाता हूं आपको मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, ये रहा। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं, संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं, वो कौन सी हैं? कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना लिखना कौशल, कमजोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय, कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य पाठ्यक्रम। इनमें से कौन से सवाल को आप सही उत्तर चूज करने की कोशिश करेंगे? ए चाइल्ड एग्जिबिट डिफिकल्टी इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन नंबर्स, ऑपरेशंस एंड साइंस, टू hands of the clock, different coins, etc. The implementation is that specific barrier are affecting his learning. They are, कौन से हैं वो? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? और यहां पर मुझे सबसे पहले आंसर मिल रहा है आयुष का। क्या बात है आयुष, बहुत बढ़िया। यानी वीक विजुअल प्रोसेसिंग, क्योंकि बच्चा देखो घड़ी के दो कांटों को देख रहा है, संकेतों में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है, दो सिक्कों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है? उसे देखने में प्रॉब्लम है ना, यानी उसकी जो विजुअलाइजेशन पावर है वो कमजोर है। और विजुअलाइजेशन को ही हिंदी में चाक्षुकरण या चाक्षुष प्रक्रमण कहते हैं। तो चाक्षुष प्रक्रमण जैसे विजुअल डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता, स्थानिक संगठन यानी स्पाइटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाता, और विजुअल कोऑर्डिनेशन उसको करने में प्रॉब्लम होती है। इन सबको करने के लिए उसको प्रॉब्लम होती है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल। चलिए, कुणाल गणित विषय के शिक्षक हैं। वे प्राथमिक स्कूल में गणित पढ़ाते हैं। उनकी कक्षा में कई छात्र मंदबुद्धि वाले हैं। वह मंदबुद्धि छात्रों को सभी छात्रों के समान स्तर पर लाना चाहते हैं। इनके अनुसार मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लेने हेतु उपयोगी परीक्षा कौन सी है? 1 विश्लेषणात्मक परीक्षण, मंदबुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या फिर सृजनात्मक परीक्षण। इनमें से कौन सा काम करेंगे? कुणाल मैथमेटिक्स के टीचर हैं और वो बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर मेंटली चैलेंज्ड हैं। उनके मेंटल चैलेंज को सही करने के लिए, उनको सेम लेवल पर लाने के लिए इनमें से कौन सा परीक्षा टेस्ट सबसे बेटर होगा? हेलो कुमार कमलेश, कैसे हैं? विश्लेषणात्मक परीक्षण, मंदबुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या सृजनात्मक परीक्षण? और 2 का सी, दी एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है, सी। आयुष ने बराबर सी कहा। बाकी सब लोग भी अपना विषय और अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। सही जवाब एकदम कहा आपने, निदानात्मक परीक्षण। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी बालक को मंद बुद्धि से सामान्य बुद्धि या सामान्य बुद्धि से तीव्र बुद्धि यानी कुशाग्र छात्र में लाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको बच्चे की कमजोरियों को ढूंढना पड़ता है, कमियों को देखना पड़ता है, किस क्षेत्र में वो कमजोर है, कौन सी प्रॉब्लम उसको हो रही है, कौन सी कमी वो कर रहा है, उस कमी का कारण क्या है, समस्या का स्तर क्या है। इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ एक टेस्ट बना है जिसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, यानी निदानात्मक परीक्षण। क्योंकि इसके आधार पर बच्चे में होने वाली कमी त्रुटि को पहचाना जाएगा। उसके बाद उसके आधार पर उसका भविष्य का शिक्षण, फ्यूचर जो लर्निंग होगी, उसकी टीचिंग होगी, उस पर ध्यान दिया जाएगा, जो रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत आता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। साफ दिख रहा है? एक बार इसको डेंसिटी को बढ़ा लो, रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। सी लॉक कर दिया। बहुत आई जल्दी आएगा, आपकी सब्र का बांधे रखो, टूटने ना दो, अभी आपको मिलेगा बहुत जल्द रिजल्ट। चलो एक और सवाल। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। इंफॉर्मेटिव असेसमेंट मैथमेटिक्स इन प्राइमरी स्टेज इज एम्बेडेड इन आइडेंटिफाई कॉमन एरर्स, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थियों ग्रेड श्रेणी और रैंक स्थिति, अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना। मैं आज 6 बजे क्लास लूंगा चंदन जी, आज मैं 6 बजे क्लास लूंगा और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बच्चों का मानना है क्योंकि पेपर 2 DSSB सुपर टेट में ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है, स्पेशली DSSB और पेपर 2 में ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को आज मैं कवर कराऊंगा शाम को 6 बजे। 7:30 बजे शाम को मैं पढ़ाता हूं न्यू बैच में। ओके, तो यहां पर देखते हैं विद्यार्थियों में राइट ऑप्शन क्या है? ए सामान्य त्रुटि को पहचानना। ना ना ना, देखो
रचनात्मक मूल्यांकन को बोलते हैं FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और FA में क्या करते हैं, हम सामान्य त्रुटि को नहीं पहचानते, हम बच्चे के शिक्षण में कौन कौन सी कमियां हो रही हैं, मैंने भी तो बताया, बच्चे में शिक्षण में होने वाली कमियां, असंगतियां, उन कमियों का लेवल, उनका स्तर, उनका प्रकार, उन सबको पहचाना जाता है। यानी जो लर्निंग में उसे इनकंसिस्टेंसी हो रही है, वो क्या नहीं पढ़ पा रहा, क्या समझ नहीं पा रहा है, और उसको जो टीचिंग में कमी है, यानी उसमें वो उन चीज़ों को नहीं पकड़ पा रहा है, हमें नई शिक्षण विधियों की आवश्यकता है, इन सबको FA में किया जाता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट एकमात्र ऐसा असेसमेंट है जिसमें प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दिया जाता है। याद रखिएगा, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक इसमें दिया जाता है कि बच्चे ने क्या क्या कमी की, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है। तो फीडबैक सिर्फ हमेशा FA के अकॉर्डिंग दिया जाता है। क्लियर है? हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सूरज। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4, अधिगम में होने वाली असंगति और शिक्षण क्षेत्र में होने वाली कमियों को इसमें पहचाना जाता है। बहुत D इज द राइट ऑप्शन। एक और सवाल, रेखा गणित के किसी साध्य से कि किसी साध्य का हल ज्ञात करने हेतु प्राय किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यानी रेखा गणित में विच मेथड इज ऑफन यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रूफ ऑफ ए ज्योमेट्री। किसी भी प्रूफ ज्योमेट्री का जो होता है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? इट्स एनालिसिस मेथड, इनकॉर्पोरेशन मेथड यानी निगमन विधि जिसको डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं, अराइवल मेथड यानी इंडक्टिव मेथड इसको डिडक्टिव और इसको इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है, या फिर सिंथेसिस मेथड। तो D ऑप्शन दिया जा रहा है, सिंथेसिस मेथड। और यहां पर D, 4 का D, सोच समझ के देना जवाब। आप कोई प्रूफ कर रहे हैं, किसी प्रूफ को कैसे किया जाता है, और मैंने आपको बताया था, अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि जब भी आप ज्योमेट्री की बात करेंगे, जब भी आप ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री में जब भी प्रूफ होता है तो एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, क्योंकि बड़े प्रूफ को करने के लिए आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ते हो, तब उसका एनालिसिस करते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी किसी सवाल को, किसी थ्योरम को प्रूफ किया जाता है तो प्रूफ हमेशा विश्लेषण विधि के माध्यम से किया जाता है, यानी एनालिसिस मेथड हमेशा यूज होता है। और सबसे ज्यादा एनालिसिस मेथड रेखा गणित में ही यूज होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रूफ वहीं करने को मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन था दैट इज 1, विश्लेषण विधि। तो याद रहेगा, विश्लेषण विधि का सबसे ज्यादा कौन से गणित में प्रयोग होता है? ज्योमेट्री में, रेखा गणित में। रेखा गणित में सबसे ज्यादा ज्योमेट्री का प्रूफ होता है, और वो हमेशा ज्योमेट्री में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली विधि विश्लेषण विधि ही होती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज विश्लेषण विधि। क्लियर है? हाँ, विश्लेषण ही तो है आयुष, हम भी विश्लेषण ही बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एक और, दीपिका प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका है, वह ज्यामिति पढ़ा रही है, यानी ज्योमेट्री पढ़ा रही है। उसने एक छात्रा साक्षी से निम्न प्रश्न हल करके उत्तर बताने के लिए कहा। 2 कोण की माप का योग ऋजु कोण की माप के बराबर है, इनमें एक न्यून कोण है, दूसरा कोण क्या होगा? यदि साक्षी ने सही उत्तर दिया तो निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? यानी दीपिका इज ए मैथमेटिक्स टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल, शी इज टीचिंग ज्योमेट्री, शी आस्क्ड ए स्टूडेंट to solve the following question and tell the answer. The sum of the measurement of 2 angle is equal to the measurement of ऋजु कोण, that is straight line angle. Straight line angle, if one angle is acute then what is the other one? सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, यानी राइट एंगल, एक्यूट एंगल, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर स्ट्रेट एंगल। Which one is the correct answer? A, राइट एंगल यानी समकोण होगा। चलो देखते हैं, साक्षी ने जो कहा और आपने उत्तर दिया, दोनों में थोड़ी सी असमानता मुझे दिख रही है। जो साक्षी का उत्तर था और आपका उत्तर, तो दोनों में मुझे बड़ा अंतर दिख रहा है। आपको बता दें, सवाल ढंग से समझो। क्या था सवाल? ये एक साक्षी को प्रश्न दिया गया, एक ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है? 180 डिग्री का, जिसको सरल कोण भी कहा जाता है। सरल कोण भी इसको बोलते हैं, ऋजु कोण भी बोलते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं। तो एक 180 डिग्री का एंगल है। हाँ, 1 और 2 दोनों में आएंगे इसी तरह के सवाल। अब क्या करें? उसने बोला अगर इसमें से एक न्यून कोण है, फॉर एग्जांपल ये मैंने 60 डिग्री का बनाया, तो ये बचा हुआ कोण कौन सा होगा? 120 डिग्री का हो गया ना। तो अगर आप इसको न्यून कोण बनाते तो ये वाला कौन सा होगा? दूसरा कौन सा होगा?
अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। तो साक्षी का उत्तर सही कौन सा था? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। बहुत सिंपल, एक क्यों बता रहे थे आप सभी लोग? ये तो बहुत आसान सवाल था, इसको आप इजीली मैनेज कर सकते थे। तो अच्छे सवाल हैं, अच्छे प्रश्न हैं, जल्दी से समझने की कोशिश करो, जल्दी से इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर। बलदेव प्राथमिक स्कूल में गणित के अध्यापक हैं। इस तरह के सवाल आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं टेट में, क्योंकि सारे सवाल जो हैं वो एनालिसिस बेस्ड हैं, और सीटेट में हमेशा अब जो नए पैटर्न में आएंगे लॉजिकल सवाल ही पूछे जाएंगे। बलदेव प्राथमिक स्कूल में गणित के अध्यापक हैं। उनके अनुसार गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? यानी बालक में ज्ञान के प्रति, यानी उसको नॉलेज के रेस्पेक्ट में उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो, इनमें से कौन सा मेथड सबसे अच्छा है? दैट इज अभिरुचि यानी इंटरेस्ट मेथड, प्रेरणा विधि दैट इज मोटिवेशनल मेथड, शिक्षण विधि टीचिंग मेथड, यानी में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सही है, बहुत बड़े चंदन जी। ये दोनों के लिए है अमित जी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में के लिए है। जब क्लास आ जाती है तो वो पेपर 1 बन जाता है, नहीं तो पेपर 2 में भी इस तरह का सेम थिंग आपको करने को मिलेगा। ये तो बहुत साफ दिख रहा है कंचन जी, इट इज़ वेरी क्लियर। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक बार अपनी 3 डॉट्स पर जाओ, अपनी रेजोल्यूशन को हाई करो, 360 पर करो, ये सही दिखेगा। तो राइट ऑप्शन क्या? अभिरुचि विधि यानी इंटरेस्ट मेथड, ए ऑप्शन मिल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने अब तक सीडीपी पढ़ा है? सीडीपी बहुत पढ़ा होगा ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। आपने बहुत सारे मेथड भी पढ़े हैं, क्या आपने कभी अभिरुचि विधि पढ़ा है? कोई इंटरेस्ट मेथड पढ़ा है? कभी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट मेथड नाम का कोई मेथड ही नहीं है। अभिरुचि क्रिएट करने के लिए आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट यानी उसका आप मनोबल बढ़ाते हैं कि भाई बहुत अच्छा सवाल है, आसानी से कर लोगे, कुछ नहीं करना है, तो उसको बोलते हैं प्रेरणा। तो बच्चे को आप प्रेरित करके उसके अंदर रुचि उत्पन्न करते हैं। मोटिवेशनल इज मस्ट, अगर बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभिरुचि विधि कोई विधि नहीं होती है, अभिरुचि को क्रिएट करने के लिए आप मोटिवेशनल मेथड का यूज करते हैं। हाँ इसी टाइप के आते हैं सूरज जी, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन था मोटिवेशनल मेथड यानी प्रेरणा विधि। आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे, उसके आधार पर बच्चे के अंदर रुचि पैदा हो सकती है। अनुपम, मेरा रेफरल कोड है LKR लाइव, इट्स माई रेफरल कोड LKR लाइव, आप यूज करेंगे और आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। ओके आगे बढ़ें, एक और सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ LKR लाइव। ओके अब यहाँ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। अब याद रखिएगा मल्टी डिसिप्लिनरी पर सवाल हमेशा सीटेट में आपको मिला है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है, पहले इसका मीनिंग आपको पता लग जाएगा तो सवाल आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता क्या है। एक, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दी गई आकृति की दर्पण छवि का आरेख बनाएं। दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं? किसी भी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना। इनमें से कौन सा है जो बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ आपको ले जाता है? तो पहले मैं बता दूं ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, तब आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है जहां पर एक विषय के साथ दूसरे विषय को जोड़कर समझाया जाए, यानी जहां पर एक से अधिक विषय एक साथ आ जाएं उसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। यानी मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूं, गणित के साथ हिंदी जोड़ दूं, जैसे मैंने कहा एक दोहे में 11 और 13 और 11 मात्राएं होती हैं, तो मैंने दोहा हिंदी का है ना, हिंदी के माध्यम से गणित को जोड़ दिया, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब नीचे से चलते हैं। अगर आप ज्यामितीय आकृति में सममिति रेखा खींचेंगे तो ये गणित की रचना है, सिर्फ गणित का ही काम हो रहा है इसमें, भाई गणित तो हो रहा है, आप ज्यामितीय आकृति इसमें सममिति खींच रहे हैं, दैट इज मैथमेटिक्स। कितनी सममिति रेखा है, ये भी मैथमेटिक्स है। अब आप उसका आरेख बना रहे, दैट इज ड्राइंग। लेकिन अगर हम बात करें भारत के झंडे का आरेख बनाओ, तो पहले तो आपने ड्राइंग कर दिया, आर्ट आया, और उस आर्ट को बनाने के बाद आपको झंडे में लाइन ऑफ सिमेट्री गिननी है, तो ड्राइंग प्लस मैथ्स दोनों आ गए ना। तो इसलिए इसका जवाब था ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही कहा आयुष आपने, ए इज द राइट ऑप्शन, नॉट 4। यानी आप
झंडे का आरेख बनाएंगे। झंडे का ड्राइंग बचपन में आपने बहुत बनाया होगा, तो पहले आपने झंडा बनाया, यानी वो आपने ड्राइंग किया, कला वर्ग का काम हुआ। उसके बाद आपने उसमें गिनना शुरू किया, तो ड्राइंग प्लस मैथमेटिक्स साथ जुड़ गए, इसलिए राइट ऑप्शन था ए। तो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम का मतलब समझ में आया, जहां पर एक से अधिक विषयों को एक साथ जोड़ा जाए, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल, बचकाना सवाल। पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व नहीं है। मजदूरी व व्यवसाय हेतु, घरेलू कार्य हेतु, नौकरी पाने हेतु या व्यवहारिक उपयोग हेतु, इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व नहीं है? पाठ्यक्रम में एनसीएफ के अकॉर्डिंग, एनसीएफ के अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम मींस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा है जिसमें मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण नहीं मानता एनसीएफ? ए लॉक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए लॉक, मजदूरी में व्यवसाय हेतु, आप सबने लॉक किया है ए। और मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत ही गलत जवाब दिया है, ये विकल्प का चुनाव गलत है। कृपया पुनः प्रयास करें, आपके द्वारा चुना गया विकल्प मान्य नहीं है, अमान्य है। कृपया सही उत्तर का चुनाव करें। और अभी सही उत्तर आपको मिल रहा है नौकरी पाने हेतु। सी इज द राइट ऑप्शन। एनसीएफ कहता है कि भाई पाठ्यक्रम जो होता है बच्चे का, उस पाठ्यक्रम के आधार पर यह कहा गया है कि बालक को नौकरी पाने हेतु नहीं पढ़ाया जाता है कि उसको नौकरी पाए, नहीं, बच्चे को गणित उसके मानसिक स्तर को सुधारने के लिए पढ़ाया जाता है। अगर आप ए कहेंगे, देखो मजदूरी का मतलब वो नहीं कि वो तसला लेकर मजदूरी ढो रहा है, मजदूरी व्यवसाय, व्यवसाय मतलब बिजनेस करने के लिए, यानी आप दैनिक जीवन में लेन देन करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो बच्चे को 8th क्लास तक गणित इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि वो व्यावहारिक चीज़ों को सीख पाए। आपने पढ़ा भी होगा एनसीएफ के अकॉर्डिंग कक्षा 8 तक गणित अनिवार्य है। वो अनिवार्य क्यों है? क्योंकि बालक को कहा गया है कि जितना गणित उसको व्यवहार में दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए मिलता है वो कक्षा 8 तक सीख लेता है। इसीलिए अंक गणित क्या जो एनसीएफ के अकॉर्डिंग कोई बच्चा व्यवसाय में जाता है तो उसको उतना गणित सिखा दिया जाता है कि वो व्यवसाय कर सके या वो अपना हिसाब किताब कर सके। लेकिन एनसीएफ में कहीं नहीं कहा गया कि बालक को नौकरी पाने के लिए, क्योंकि कक्षा 8 तक कौन सी नौकरी दिलवाओगे बच्चे को? नहीं दिलवाओगे ना। और व्यवहारिक हेतु तो बिल्कुल होता है, क्योंकि गणित का तो मतलब ही व्यवहार में, आप घरेलू यूज कर रहे हैं, आप अप्लाइड मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, तो ये तीनों सही हैं। लेकिन महत्व किस में नहीं है? नौकरी पाने के लिए एनसीएफ नहीं पढ़ाता गणित को कक्षा 8 तक। क्लियर है? थोड़ा बहुत हो तो उसको झेल लेना, थोड़ा बहुत चलता होगा तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, बाकी यहाँ सब ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। चलिए एक और सवाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? 1. विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देकर, खोजबीन उपागम का प्रयोग करके, हस्तचालकों का प्रयोग करके, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर या विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करके। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन है, दोबारा से रीराइटिंग कर दो उनको, और विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल यानी वर्कशीट देना। तो इसमें देखते हैं कि एनसीएफ मानती है कि गणित में जो लॉजिकल थिंकिंग है और लॉजिकल रीजनिंग है उसका एक तरीका शामिल होता है। तो इस दृष्टिकोण को हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? और आपका जवाब मुझे मिल रहा है ABCD के रूप में, और B बिल्कुल C किसने कहा है? तो C एकदम आपके लिए तालियां नहीं बजाएंगे, गलत जवाब है। C गलत जवाब है। बुक को रीराइट करने से क्या फायदा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर कब जनरेट होगी? जब वो ह्यूरिस्टिक अप्रोच, खोजबीन का मतलब होता है सर्च, ह्यूरिस्टिक अप्रोच, रिसर्च अप्रोच को बढ़ावा मिले, वो हैंड कार्ड्स का प्रयोग करना सीख जाए, वो जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको दैनिक जीवन से जोड़े। और ये लाइन तो आप सबको पता है ना कि एनसीएफ 2005 का कहना है कि बालक को उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए, ऐसे बोलते हैं ना। और अगर आप बच्चे को जब कक्षा में चर्चा चल रही हो, डिबेट चल रही हो, उस डिबेट में शामिल करके, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर B। विशेष कोचिंग देकर नहीं कर सकते और अपने बालक को बहुत सारा वर्क दे दिया। एनसीएफ तो मना करता है, एनसीएफ मना करता है ना कि लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या नारा है एनसीएफ 2005 का? लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के शिक्षा। तो बोझ तो दे ही नहीं सकते बच्चे को, ज़्यादा गृह कार्य नहीं दे सकते।
तो ये कॉन्सेप्ट आपके एक एक करके क्लियर होने वाले हैं। एक और सवाल देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के संबंध में गणित की अध्यापिका सुमित्रा देवी का कथन इस प्रकार हो सकता है। वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती हैं, वास्तविक संख्याएं केवल सम संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इन रिलेशन टू रियल नंबर्स, सुमित्रा देवी द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स कैन से एज फॉलोज। रियल नंबर आर इरेशनल, रियल नंबर्स आर इरेशनल एंड रेशनल बोथ, रियल नंबर आर ओनली इवन नंबर्स एंड रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। तो राइट ऑप्शन क्या है? तो इसको समझने के लिए आपको संख्याओं को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बनाता हूं जिससे कि आपको ये हमेशा याद रहे कि आखिरकार हमने आपको क्या बताया है ना, उससे आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। ओके, तो मैं आपको एक चार्ट बनाता हूं यहां पर जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये होती हैं संख्याएं। ओके, संख्या को नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। नंबर्स को दो पार्ट में तोड़ा गया है ऐसे। एक होती हैं वास्तविक जिनको रियल नंबर बोलते हैं, दूसरी होती है इमेजिनरी जिनको काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। ओके, काल्पनिक यानी इमेजिनरी। इन वास्तविक संख्याओं को फिर से दो पार्ट में तोड़ा गया है। एक होती हैं अपरिमेय, एक होती है परिमेय। ये याद कर लेना चार्ट, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अपरिमेय को इरेशनल बोलते हैं और इनको रेशनल बोलते हैं, इनको रेशनल बोलते हैं, इनको इरेशनल, इनको रेशनल बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये परिमेय संख्याएं फिर बहुत सारी बन जाती हैं, जिसमें आपको बता दें, जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने हैं, जैसे आपने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, आपने पढ़ा सम संख्याएं, आपने पढ़ा विषम संख्याएं, ऑड नंबर, आपने पढ़ा पूर्णांक, आपने पढ़ा भाज्य, आपने पढ़ा अभाज्य, आपने पढ़ा को प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम नंबर्स। तो जितने भी संख्याएं आप पढ़ते हैं वो किस में होती हैं? वो सब परिमेय में होती हैं। अब खुद देखो, परिमेय किसका कॉम्बिनेशन है? इन सब संख्याओं का, है ना। और वास्तविक संख्या किसका कॉम्बिनेशन हुई? देखो, इन दोनों का। तो इन परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिला करके वास्तविक संख्याएं रियल नंबर बनते हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो याद रहेगा ये वाला चीज, भूलेंगे तो नहीं। तो इस चार्ट को आप विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा पहचानने में कि परिमेय संख्याएं किसका सुपरसेट है या वो किसके सबसेट हैं, वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या क्या आता है, काल्पनिक संख्याओं के अंदर कौन सी संख्याएं आती हैं, या संख्याओं को कितने भाग में तोड़ा गया है। इज इट क्लियर? याद रहेगा सबको? तो इस चीज को नोट कर लो। अब मैं इसको हटा रहा हूं, दिखेगा नहीं दोबारा से, अभी दोबारा नहीं दिखेगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो फ्री वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको अभी से नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय, यानी रेशनल भी और इरेशनल भी। तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर 2। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको चीजें समझ में आ गई हैं कि कौन सी संख्या किस किस के अंतर्गत आती हैं। ओके, एक और सवाल। शुरू में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 डिग्री घट जाता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापमान क्या होगा? और ये लाइक वाइक जरूर करते हुए, लाइक वाइक बराबर बनते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक में कमी कंजूसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। शुरू में तापमान 18 डिग्री बढ़ा, फिर 23 डिग्री घटा, तो यानी कोई भी टेम्परेचर है उससे आगे पहले 18 डिग्री बढ़ जाता है और अंत में आता था 23 डिग्री कम हो जाता है। तो अगर 27 डिग्री प्रारंभिक तापमान हो तो आगे क्या होगा? यानी पहले तो उसमें 18 डिग्री बढ़ेगा और बाद में 27 डिग्री कम हो जाएगा। यही तो मतलब है। ऐ मेरे हमसफर चल कहीं और चल, अब इस चमन में गुजारा नहीं, बात गुलों तक होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पर भी हक हमारा नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं कहूंगा, अरे कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत, कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने माली नहीं आता। ठीक है, तो 27 डिग्री प्लस 18 डिग्री मैंने 23 डिग्री। क्लियर है? तो क्या करें? तो आपने देखा 27 माइनस का 5 डिग्री, दैट इज 22 डिग्री। तो अंतिम तापमान कितना होगा? 22 डिग्री। क्लियर है? बात समझ में आ गई? लॉक कर दिया गया है, डोंट वरी, इट्स लॉक्ड। क्लियर है? बात बढ़िया। आगे बढ़े एक और सवाल की तरफ। और एक सवाल और आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। यदि आयत की चौड़ाई
20 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग में क्षेत्रफल से अधिक है। कितना अधिक है? यदि आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दुगनी है, यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, यह आपको बताना है। मनोहर जी शुक्रिया। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ए, समझ लेंगे। एक आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा की दोगुनी है। अब देखो ये वर्ग है, इस वर्ग की भुजा कितनी है, परिमाप कितना है इस वर्ग का 80 सेंटीमीटर। तो अगर 80 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप है तो उसकी एक भुजा कितनी होगी, आपने कहा 4a होता है परिमाप। तो a बराबर कितना हुआ, आपने कहा 20 है ना, 20 हो गया ना भाई, a बराबर 20 हो गया ना, 20 चौक 80। तो यानी इसकी लंबाई a है, 20 है। उसने क्या बोला, यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, अब आयत की लंबाई और आयत का क्षेत्रफल, अब उसने क्या कहा, ये आयत की लंबाई है इस वाले वर्ग की भुजा की दुगनी, तो आयत की लंबाई कितनी हो गई, आपने कहा सर 20 दूनी 40, तो आयत की लंबाई तो 40 हो गई। और आयत की चौड़ाई कितनी है 20, तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल 40 गुणा 20 बराबर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, आपने कहा a स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400। तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल 800 है, आयत का क्षेत्रफल 800 है और वर्ग का क्षेत्रफल 400 है। अब कितना अधिक हो गया, आपने कहा सर 800 माइनस 400 बराबर 400 अधिक है। राइट ऑप्शन सी। सही सही जवाब करते रहो जी, गलती के चांसेस बहुत कम हैं जी, समझते रहिएगा कहानी को, आपको अटकना नहीं है जी। 400 और 800 और 800 400 के उसने बोला है ना कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है, तो आपने आयत के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया, आपको 400 मिल गया, यही सही जवाब था। बहुत बढ़िया, बढ़िया तरीके से आपके जवाब लगातार मिल रहे हैं। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही आसान, क्योंकि हर तरह के प्रश्नों को रखा गया है, बहुत सॉफ्ट क्वेश्चंस को भी और बहुत हाई लीक क्वेश्चन को भी रखा गया है। एक त्रिभुज के दो कोण क्रम से 75 डिग्री और 48 डिग्री हैं, तीसरे कोण का मान बता दो क्या होगा, जल्दी से देखूंगा आपका जवाब क्या मिलेगा। एक त्रिभुज के दो कोण हैं, एक 75 डिग्री का है, एक 48 डिग्री का है, तीसरे कोण का मान क्या है, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है, 13 का बताना है। 13 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और मैं चाहूंगा जवाब 13 का मिले तेजी के साथ। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर 13th क्वेश्चन, तो देखते हैं जवाब अच्छे से मिलना चाहिए और भौकाल टाइट होना चाहिए सवाल में एकदम, तभी बात बनेगी। और जवाब मिलने लगा है, बहुत बढ़िया, तेजी से जवाब मिला। 55 कैसे आ जाएगा भाई, एक त्रिभुज है उसके दो कोण हैं 75 डिग्री और 48 डिग्री, और आप तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों को जोड़ के घटा दे तो कितना आएगा, आपने कहा 180 माइनस 8 5 13 7 4 11 123, तो कितना आएगा, दैट इज 57 डिग्री। तो राइट ऑप्शन 57 डिग्री होना चाहिए ना, दैट इज 57 डिग्री, सही जवाब है 57 डिग्री। तो त्रिभुज का जो कोण है उसका मान 57 डिग्री है, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बड़ा आसान सवाल था, इसको तो बचकाना बोलेंगे। ओहो हो, एक और अच्छा सवाल आपके स्क्रीन पर, चाहूंगा इसका जवाब बहुत अच्छे से मिले। एक बेलन, एक अर्धगोला और एक शंकु एक समान आधार पर स्थित हैं, उनकी ऊंचाइयां सबकी बराबर हैं, उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। ए सिलेंडर, ए सेमी सर्कल, इसको हेमिस्फीयर भी बोल देते हैं, एंड ए कोन आर सिचुएटेड ऑन द सेम बेस एंड हैव द सेम हाइट, द रेशियो इन देयर वॉल्यूम्स विल बी व्हाट। तो आपको शायद इनके फॉर्मूले में जरूर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आयतन की बात हो रही है तो आपको आयतन पता होना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं पहले, अगर मैं बेलन के आयतन की बात करता हूं तो बेलन की आकृति कैसी होती है, ऐसी, समझते रहना, बेलन ऐसा होता है। और किसी का भी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो इसका आधार कितना है, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी h, तो बेलन का आयतन कितना बना पाई आर स्क्वायर h। क्लियर है। उसके बाद आता है अर्धगोला, पहले गोले की बात करते हैं। अर्धगोला, पहले गोला समझ लो, गोला का जो वॉल्यूम होता है, गोला ठोस होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो अर्धगोले का कितना हो गया, आपने इसका आधा कर दिया, तो अर्धगोला कितना बना 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका गोले अर्धगोले का हो गया।
बात करते हैं शंकु, और शंकु क्या होता है? कोन, ऐसा वाला। और कोन का क्या होता है? किसी भी बेलन के वॉल्यूम का तिहाई हिस्सा हमेशा शंकु का आयतन होता है। क्या समझे? किसी भी बेलन के तिहाई हिस्से को, उसके आयतन के थर्ड पोर्शन को शंकु का वॉल्यूम कहते हैं। तो शंकु का वॉल्यूम कैसे निकालोगे भाई? इसका बेलन का कितना हुआ, सिलेंडर का कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आप 3 का डिवाइड कर दो, यानी बेलन से ही शंकु निकला है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। इज इट क्लियर? अब आपके सामने तीनों फार्मूले हैं, ये तो पूरा गोले का था। अब इन तीनों फार्मूले को रख दो, लेकिन वहां कंडीशन कही गई कि यहां पर जो इनकी ऊंचाई है वो सबकी बराबर है, सबकी ऊंचाई बराबर है, एच एच बराबर है। तो मैं एच को आर के बराबर एक कॉमन वैल्यू पुट कर देता हूं, एच इज इक्वल टू आर, क्योंकि एच सबकी ऊंचाई बराबर है। तो और गोले की ऊंचाई ही उसकी त्रिज्या होती है, याद रखना। अगर हम गोले की ऊंचाई की बात करते तो उसकी ऊंचाई उसकी रेडियस होती है। तो अगर मैं एच इज इक्वल टू आर पुट करता हूं, मुझे क्या मिलता है? आपने कहा सर आपको क्या मिलेगा? इधर दिखाते हैं, आपको मिलेगा ये। तो उसने बोला बेलन पाई आर स्क्वायर एच, उसने बोला अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब, उसने बोला शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एच इज इक्वल टू आर, तो ये क्या बन जाएगा? पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर क्यूब। अब देखो पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब तीनों में कॉमन था, कट गया, तो क्या बना? 1/2/3/1/3। अब 3 इसका हमने एलसीएम ले लिया। अगर मैं 3 एलसीएम लेता तो क्या बनेगा? 3 एकम 3 2 1। तो राइट ऑप्शन क्या है? 3:2:1। समझ में आया सबको? क्लियर है सबको? अरे क्या नहीं, मैं डेली 4 बजे आता हूं, तो समझ में आया कैसे करना है सवाल? तो ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में बन सकता है। तो आपको इस सवाल का मीनिंग और प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए, देन यू कैन सॉल्व इट। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था बी। तो मैंने पहले बेलन बताया, फिर मैंने आपको अर्धगोला बताया, शंकु बताया, कैसे निकाला। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, दीजिएगा जवाब और लाइक करते रहें सेशन को। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावनाओं को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए अभी शिक्षक को? कि बच्चों को गणित चिन्हों का प्रयोग बार बार करवाएं, बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें तथा बच्चों को त्रुटि वाले प्रश्न शामपट पर हल करवाएं, बच्चों को मौखिक प्रश्न हल करने का अभ्यास करवाएं। हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या बच्चों को पूरे समय स्कूल में गणित विषय पढ़ाएं, यानी सब कुछ छोड़ दो, स्कूल में सिर्फ गणित चलेगा, स्कूल का नाम होगा गणित महाविद्यालय। तो राइट ऑप्शन हा, ऐसे सवाल बड़ा है तो बेहतर है। आप सब जानते हैं सर बड़ा वाला है तो वही जवाब होगा, और आपका अंदाजा इस बार सही निकला, क्योंकि अगर आप त्रुटियों को कम करना चाहते हैं, एरर्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है बच्चे के अंदर पॉजिटिव अप्रोच पैदा करना। जब बच्चा गलती करेगा उसके अंदर पॉजिटिव अप्रोच पैदा करो तो अगली बार वो नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर वो गलती करता भी है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में तो उसको बोर्ड पे बुलाओ, चलो इस सवाल को करो। जब वो बच्चा बोर्ड पर आकर सवाल को करता है तो उसकी जो झिझक है, जो कुंठा है, जो भय है उसके अंदर वो निकल जाता है, और जो सभी बच्चों के सामने उस सवाल को वो हल करता है तो उसे जिंदगी भर वो याद रहता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट जवाब। क्या बात। एक और, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करती हैं। बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट में आया। याद रखना, ये सवाल पूछा तो बहुत बार गया एग्जाम में, लेकिन हर बार इसका जो पूछने का तरीका वो बदल जाता है। सवाल नहीं बदलता, बस पूछने का तरीका बदलता है। तो ध्यान से समझिएगा इसका मीनिंग क्या है। गणितीय खेल और पहेलियां किस चीज़ों में मदद करते हैं? मैथमेटिक गेम्स एंड पजल्स हेल्प्स इन गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, या चौथा यहां से शुरू हुआ है, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन करो, चारों में से सही कौन सा है? पहला ऑप्शन है इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, इन मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थॉट्स। थर्ड वन इज encourage प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन मेकिंग मैथमेटिक्स एंजॉयबल, एंड ये यहां से थर्ड और ये फोर्थ है। विच वन इज द करेक्ट? तो राइट ऑप्शन मिल रहा है बी। क्या बात है, मनोहर ने भी कहा। इसी डेट की क्लास चल रही है ये, सतीश जी। तो सवाल देखते हैं, जवाब नहीं मिला मुझे, अभी मुझे अपने अकॉर्डिंग सवाल नहीं मिल रहा है। ये 1 2 3, ये दो नहीं है,
तो मैं चाहूंगा जवाब अपने अकॉर्डिंग आप दें। तो समझ लेना, पहले मैं इसको बता देता हूं। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो ये गणितीय खेल है ना और जो पहेलियां, इन सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, क्या? बालक के अंदर पॉजिटिव अप्रोच, उनके अंदर रुचि, उनके गणित को आनंददायक बनाना, उनको चुनौतीपूर्ण वातावरण प्रदान करना। तो गणित की पहेलियां कभी भी किसी बच्चे की मानसिक स्तर को, उसकी समझने के स्तर को या उसके मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार नहीं है। पहली बात याद रहेगी, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते इनको। तो गणित के प्रतिदिन सकारात्मक, बिल्कुल सही बात है। गणित के विचारों को डेली की लाइफ से कनेक्ट करना, पहली ऐसी तो होती हैं जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स लेते हैं, आनंददायक बनाने में और समस्या समाधान के कौशल को ये प्रोत्साहित करती है, इंजॉयबल बनाती है, इनकरेज करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2। 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही, 4 भी। तो ये चारों यहां पर लिख दिए गए हैं और आने वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इनमें से बोलेगा कौन सा नहीं है और वहां पर आपको नेगेटिव चूज करना पड़ता है। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था अभी। बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। एक और सवाल, कक्षा 4। देखो जब क्लास मेंशन हो जाए तो समझ लेना सवाल में कुछ ना कुछ लोचा होने वाला है, कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। तो कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल, प्राचल मीन्स होते हैं पैरामीटर। पैरामीटर सुना है ना आपने, कि आप कक्षा 4 में अगर टाइम को इवेल्युएट करना चाहते हैं, यानी आपने बच्चों को टाइम का चैप्टर पढ़ाया, उसको इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो उसके पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्लास 4 बच्चा केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ सकता है, अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक आधा घंटा कम, चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध, इतने सारे काम कक्षा 4 में कर लेता है। या वो अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना शुरू कर देता है, एएम और पीएम की संकल्पना को सुनिश्चित कर लेता है, या सिर्फ वो अंकीय घड़ी पर समय पढ़ सकता है। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मिलेगा। थैंक यू पूनम जी, शुक्रिया। तो इनमें से बच्चा कौन सी चीजों को समझने की कोशिश करता है, ये आपके सामने है प्रश्न और मैं चाहूंगा जवाब मिले। अब यहां पर बहुत सारे मेरे साथी कह रहे होंगे, अरे सर बड़ा वाला है तो बेहतर है, आप काहे पढ़ा रहे हैं? हमें तो बताया था, हमारी चाची के मामा के लड़के, बुआ के छोरे के भाई के भतीजे के बुआ के बेटे ने हमें बताया था कि जब बड़ा बड़ा मिल जाए ना उसी को लगा के आ जाना। ऐसा किसके रिश्तेदार ने कहा था? सच्ची सच्ची बताना। और उसने जो कहा था ना वो सही है अधिकांश रूप से, लेकिन हमेशा नहीं। तो कक्षा 4 में जब आप थे, शायद आप भूल गए होंगे, कक्षा 4 में आप टाइम का पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप जानते हैं कि आधा घंटा कम क्या होता है, आधा घंटा अधिक क्या होता है, और मिनट और सेकंड क्या होती है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, ये सब कक्षा 4 में ही दिया है। और ये एएम पीएम क्या है, ये एएम पीएम की संकल्पना क्या है? अच्छा, एएम पीएम का मतलब क्या है? कितने लोगों को पता है आप में से एएम पीएम का मतलब क्या है? किसी को पता है एएम पीएम का मतलब? हिंदी में इनको पूर्वाहन और अपहरण बोल देते हैं। तो इसमें पूर्वाहन और अपहरण का मतलब क्या है एएम पीएम की संकल्पना के साथ? किसी को पता है एएम पीएम का मतलब क्या है? चलो मैं बता देता हूं। एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, इंग्लिश में इसको एंटी मेरिडियन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन। तो इनको एएम और पीएम, ये सारे टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक हैं बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। को पूछ ले एएम पीएम आपसे तो पता होना चाहिए आपको। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2, एकदम सही जवाब। सर ऐसा किसी ने नहीं बतलाया। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, मुझे पता है। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अब की बार जवाब आए हैं। एक अध्यापक द्वारा निम्न प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखा गया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। अध्यापक ने एक छात्र रिंकू से पूछा, इस आकृति का परिमाप कितना है? यदि रिंकू ने सही उत्तर दिया तो निम्न में से कौन सा उत्तर रिंकू ने दिया? एक अध्यापक द्वारा प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखा गया और जैसा उसको एक आकृति दिखाई गई, उसको बोला इस आकृति का परिमाप कितना होगा? तो रिंकू ने सही उत्तर दिया हो तो कौन सा उत्तर सही है? दैट इज चारों भुजाओं का गुणनफल, चारों भुजाओं का योग, लंबाई तथा चौड़ाई का योग, लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। कोई भी आकृति दिखाई गई, श्यामपट्ट पर लिखा गया, ऐसे एक चित्र में बना देता हूं, ऐसे, ठीक है ना? ये उसने एक चित्र बनाया, चित्र नहीं है, चित्र में बना देता हूं।
तो उसने बताया इस आकृति का क्या होगा परिमाप। तो रिंकू ने कौन सा उत्तर दिया? आपने कहा ए ऑप्शन सही हो सकता है, किसी ने कहा बी ऑप्शन सही हो सकता है, किसी ने कहा सी ऑप्शन सही हो सकता है, किसी ने कहा यार डी ऑप्शन सही होगा, है ना। सब लोगों के अपने अपने ऑप्शन से अपने अपने उत्तर हैं। लेकिन आपको बता दें परिमाप क्या होता है। अगर ये भुजा 4 की है, ये 4 की है, ये 8 की है और ये 8 की है, अगर आप चारों भुजाओं का योग करते परिमाप क्या होता है? 4 + 8 + 4 + 8, तो कितना हुआ? आपने कहा 24। इसका परिमाप 24 है। तो राइट ऑप्शन क्या है? परिमाप हमेशा क्या होता है? दी गई भुजाओं का योग ही तो होता है। अगर आप दी हुई भुजाओं का योग कर देंगे, आप सबको जोड़ देंगे चारों भुजाओं को, तो आपको परिमाप मिल जाएगा। तो यानी चारों भुजाओं का योग एकदम सही जवाब आपका है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपने दिया है। दैट्स वेरी नाइस। बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ और देखते हैं एक और नया सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या मिलता है। चलिए, देसाई प्राथमिक स्कूल में गणित के शिक्षक हैं। गणित पढ़ाते समय किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि को समझाते हैं। देसाई के अनुसार वह विधि कौन सी है? एक, बिल्कुल सही कहा आयुष आपने, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, इकाई विधि या क्रिया विधि। देसाई इज ए मैथमेटिक्स टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल। व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स he explained the useful mathematics teaching method to find the area of field. According to Desai, what is that method? A, synthesis method, analysis method, unit method और action method। तो देखते हैं आपका जवाब इसमें से कौन सा मिलता है। और ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आया हुआ भी है एग्जाम में, ये रीट में एक बार सवाल आ चुका, इस तरह का सवाल था, लेकिन वो पूछा कुछ और गया था, लेकिन मतलब यही है। तो यहाँ पर विश्लेषण मिल रहा है, संश्लेषण मिल रहा है, सब लोगों के जवाब बी मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, आप लोग जो जवाब दे रहे हैं वो गलत जवाब है। रवीना ने जो जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, राम विनय ने जो जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, वो भी सही जवाब है। राइट ऑप्शन है क्रिया विधि। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्रिया विधि क्या है, ये एक्शन मेथड क्या है? बहुत सारे टीचर आपको बताते होंगे, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, टीचर ने नहीं बताया होगा कि हम खेत पर जाकर खेत को नापेंगे, इसलिए हम क्रिया कर रहे हैं, इसको क्रिया विधि कहते हैं। ऐसा नहीं है। क्रिया विधि का मतलब होता है, एक्शन मेथड का मतलब होता है कि जब आप कोई एक चीज ढूंढ रहे हैं, पहले समझो खेत की शेप क्या होती है। इसमें बहुत बड़ा सवाल में डिफरेंस है, उसकी गहराई को समझिएगा तो आप जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। हाँ, मैं सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले मैं क्रिया विधि को बताता हूं। खेत आपने कभी देखा, कक्षा 8 में आपने एरिया ऑफ फील्ड पढ़ा होगा, खेत का क्षेत्रफल कक्षा 8 में आपने जरूर पढ़ा होगा। वो कुछ ऐसा बनता था चित्र के, भाई यहाँ से ऐसे बना, फिर आपने उसको यहाँ से जोड़ दिया, फिर वो छोटा सा ऐसे वो यहाँ बन गया, और फिर वो ऐसे आके ऐसे जुड़ गया, और आपने फिर इसको ऐसे देखा, एक आकृति यहाँ पर आई, ये जुड़ गई, और खेत इस तरह का खेत होता है। जब भी आपने खेत का क्षेत्रफल निकाला होगा तो कुछ इस तरह की आकृतियां आपके सामने खेत की बनती हैं, क्योंकि खेत का कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं दिया गया है, यहां बताया नहीं गया किस तरह का खेत है, लेकिन खेत इस तरह की आकृति में होता है जिसमें बहुत सारी शेप्स होती हैं। हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालते हैं, हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अलग से निकालते हैं, हम त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकालते हैं, और सभी आकृतियों पर अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के तब उसको जोड़ते हैं, तब हम कंबाइन करके कहते हैं ये है खेत का क्षेत्रफल। तो जब एक ही जगह बहुत सारी शेप्स को आप इवेल्युएट करते हैं, उसी को एक्शन मेथड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एक्शन मेथड। क्योंकि इस खेत की कोई भी स्पेसिफिक आकृति इमेज बताई नहीं गई है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई एक फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हम हर किसी को पर अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर यहां पर सवाल ऐसा होता, समझना अंतर क्या है, अगर यहां पर सवाल होता कि गणित समय पढ़ाते समय किसी आयताकार खेत, अगर वो बोलता है यहां पर ऐसा आता ना आयताकार खेत, अगर वो यहां ये बोलता कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात करते हैं, तो इनमें से आप निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, अगर वो बोले कि आयताकार खेत है, वृत्ताकार खेत है, वर्गाकार खेत है, त्रिभुजाकार खेत है, क्योंकि वहां पर आपको पर्टिकुलरली शेप मिली है और हर शेप का फॉर्मूला पहले से डिजाइन है, इसलिए उसको डिडक्टिव मेथड कहेंगे। अगर निगमन विधि ना मिले तब उसको संश्लेषण विधि से सॉल्व करेंगे। याद रहेगा। तो पेडागोगी बहुत डीप है, उसको आपको इन वर्ड्स की हेल्प से समझना होगा, तभी आप पेडागोगी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? क्यों मैंने क्या बताया, अगर वहां किसी खेत की पर्टिकुलर शेप दी हुई है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, वृत्ताकार है, कोई भी शेप अगर डिफाइन है, तो उस
सॉल्व करने में उस सवाल को हम निगमन विधि का यानी डिडक्टिव मेथड का प्रयोग करेंगे। क्योंकि इसमें डिडक्टिव मेथड नहीं दिया गया है कहीं, तो हम संश्लेषण विधि, क्योंकि निगमन विधि संश्लेषण विधि निगमन विधि को ही फॉलो करती है। हाँ, डेली होती है पूनम जी। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अगर वहां पर क्या होता, खेत की शेप दी होती, अगर किसी खेत की शेप नहीं दी है तो एक्शन मेथड। याद रहेगा, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। अब तो शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार यस और नो लिख के बताएं मुझे कि अब कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, और सेशन को लाइक जरूर करते रहें। एक और सवाल, हमारी माध्यमिक शिक्षा की भांति हमारे पाठ्यक्रम का भी, जैसे हमारी माध्यमिक शिक्षा है ना जो हम पढ़ते हैं कक्षा 8 तक, हमारी माध्यमिक शिक्षा की भांति हमारे पाठ्यक्रम का भी जीवन से कोई संबंध नहीं है। उसने बोला है जो हमारा करिकुलम बना हुआ है वो जीवन से संबंधित नहीं है। यह छात्रों को जीवन के लिए तैयार करने में असफल रहा। यह कक्षा के बाहर की दुनिया का, जिसमें वो शीघ्र प्रविष्ट होने वाले हैं, उन्हें कोई बोध या आभास नहीं करा पाता। यह कथन किसने कहा? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, पाठ्यक्रम समिति या उपयुक्त सभी। लाइक आर सेकेंडरी एजुकेशन, आर करिकुलम also has nothing to do with life. It has failed to prepare the students for life. It is not about the world outside. The classroom in which they are going to enter soon cannot make sense or sensible. Who said this statement? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, पाठ्यक्रम समिति या फिर उपयुक्त सभी। तो यहां पर सबने कहा माध्यमिक शिक्षा आयोग। चलिए, बहुत ही अच्छे से दिया। उपयुक्त सभी, ओ माय गॉड वैष्णवी, हाउ इट्स पॉसिबल? एक स्टेटमेंट को सारे लोग कैसे दे सकते हैं? एक स्टेटमेंट को एक ही व्यक्ति दे सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है, एक समिति दे सकती है। सेम स्टेटमेंट दो समिति कभी नहीं देंगी। फिर समिति बनाने का फायदा क्या? इस बात को याद रखिएगा। स्टेटमेंट हमेशा उपयुक्त सभी मिले तो ये नहीं है वो सही होगा। स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट एक परिभाषा किसी एक व्यक्ति या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक समिति ही द्वारा दी जा सकती है। अगर कोई नई समिति है तो वो अलग परिभाषा देती है। तो राइट ऑप्शन बी। और आप लोगों ने बहुत ही बेकार जवाब दिया, आपके लिए तालियां ऐसे बजाएंगे। गलत जवाब है, अफसोस ये गलत जवाब है। सही जवाब है पाठ्यक्रम समिति, दैट इज करिकुलम कमेटी या कोर्स कमेटी, जिसको आप बोल सकते हैं एनसीएफ। समझिएगा आप क्यों, आपको शायद पता नहीं है। ये जो कोठारी आयोग बना, जो 62 से 64 तक चला, 1962 से 1964, इसके जो अध्यक्ष थे वो कोठारी साहब थे, इसलिए इसका नाम कोठारी आयोग पड़ा। और कोठारी आयोग को सिर्फ इसलिए गठित किया गया जिससे कि हम माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कर पाए। याद रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कोठारी आयोग की संस्तुति पर ही किया गया। कोठारी आयोग का निर्माण ही माध्यमिक शिक्षा आयोग को बनाने के लिए किया गया। याद रहेगा। तो ये कोठारी आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग एक ही हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कोठारी आयोग की संस्तुति पर ही की गई थी। इज इट क्लियर? ये दूसरा वाला था। अच्छा, भारत में सबसे पहला आयोग कौन सा बना था, किसी को पता है? भारत में, स्वतंत्र भारत में सबसे पहला आयोग कौन सा था जो शिक्षा के बारे में था? किसी को पता है? चलो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो राइट ऑप्शन था पाठ्यक्रम समिति। याद रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं, उम्मीद करता हूं आपके सवाल अच्छे समझ में आएंगे। सी को लॉक कर दिया गया है। एक और क्वेश्चन है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। कुछ आकृतियां दी गई हैं बच्चे को, उससे बोला गया है कि ये कोई चित्र बनाओ इनसे। इस क्रियाकलाप यानी इस क्रियाकलाप के माध्यम से कौन से उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, मैं पढ़ाता रहा हूं पेडागॉजी। प्रभात जी, अब डेली क्लास चलेगा, पेडागॉजी का टेंशन ना लें, और आपको एक एक पेडागॉजी आपके दिमाग में बैठा दी जाएगी। यानी द टीचर फ्रॉम द यूनिट ऑफ शेप्स आस्क द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ एनी पिक्चर विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ फिगर्स। Which of the following objective can be achieved with this activity? Application, knowledge, understanding यानी perception, creation और what? कोई बात नहीं है। नहीं, कोठारी आयोग नहीं था। हाँ बिल्कुल, आयुष कोठारी आयोग ने यह भी कहा था कि उन्होंने एक विचार प्रकट किया था कि कक्षा 10 तक गणित को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए, लेकिन वो बात अप्लाई नहीं हुई। उसके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हो गए, दूसरे आयोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई हर समाज में हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसको इंजीनियर बनना है,
कुछ व्यक्ति बाल भी काटेंगे, कुछ मजदूरी करेंगे, किसी को नहीं बनना इंजीनियर, तो आप सिर्फ उस पर इसको अप्लाई करो जो इंजीनियर बनना चाहता स्वेच्छा से, उसको गणित पढ़ाओ, जिसको नहीं इंटरेस्ट मत पढ़ाओ, इसलिए वो चीज लागू नहीं हो पाई। ठीक है। सी, समझ बोध, और ये आपने फिर से एक और गलत जवाब किया। 4 बजे टाइम होता है, फिर आपने गलत जवाब कर दिया, गलत जवाब फिर से आपको मिला है। सही जवाब जानते हैं क्या है? मैं आपको एक चित्र बना के दिखाता हूं। मेरे पास, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूं, आपको पता है, मैं बहुत अच्छी आकृतियां बनाता हूं। देखो अभी बना के दिखाता हूं। मेरे पास आकृति थी 7, तो मैंने एक चित्र बनाया, 2 आकृति, 3 आकृति, 4 आकृति, 5 आकृति, 6 आकृति, और ये होगी 7वीं आकृति। कुछ बना? कुछ बना? हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि वेलकम वाले मज्जू भाई से मैंने सीखा है ड्राइंग। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी मैं हमेशा कदर करता हूं। मैं उनसे तब इंस्पायर हुआ जब उन्होंने गधा यानी गाड़ी पे बैठे हुए एक आदमी का फोटो बनाया था, तो उनसे ही मैंने सीखा है। तो ऐसे ही बना पाऊंगा। आप समझते गुरु ऐसे हैं तो हम कैसे बना पाएंगे? ठीक है। तो ये एक आभासी प्रतिबिंब बना, किसी चिड़िया का, उल्लू का, बिल्ली का, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने तो उल्लू बिल्ली बनाया, बच्चा आदमी बना सकता है, कोई बच्चा चिड़िया बना सकता है। तो आकृतियों को देने के बाद बच्चा क्या बनाएगा? दैट इज क्रिएटिविटी, दैट इज सृजनात्मकता, दैट इज क्रिएटिविटी। तो यहां पर बच्चा क्या है? रचनात्मक चीजों को करता है। यानी अगर आप उसको कुछ आकृति देंगे, आपने बोला बना, क्या बना सकता है, तो हर एक बच्चा अब उन आकृतियों के अंदर वो कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेगा। तो वो क्रिएटिविटी है कि बच्चे के माइंड में किस चीज की इमेज सामने आई। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या है? रचना, सृजनात्मकता। क्लियर है बात? समझ में आ गई सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। इज इट क्लियर? तो आज का शगुन हुआ है 21 प्रश्नों का। इसके आगे के प्रश्न हम आगे वाली क्लास में लेंगे, जो कल होगी, और उस पर हम बात करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू, हैव अ गुड डे।